नमस्कार दोस्तों, ई साला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो नया नक्शा राजस्थान का हमारे पास में आया है, यानी कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग, यानी कि कुल 50 जिले और 10 संभाग का जो अब राजस्थान का नक्शा है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने बात की थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लगभग आपको 30 महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जहाँ से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो उन्हीं को हम हल कर रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कितने जिलों की किन किन के साथ में सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी उस पर कौन कौन से जिले हैं, जो पहले 4 थे 5 हो गए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर जो 23 जिले थे अब उनमें 2 की बढ़ोतरी होकर के 25 हो गए हैं। अंतर्वर्ती पहले 8 जिले थे, अब वो बढ़कर के 22 हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी पहले अंतर्राज्यीय सीमा हुआ करती थी, लेकिन अब वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं होकर के अब वो अंतर्वर्ती जिले हो गए हैं, जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश के साथ में नहीं लगती। तो इस प्रकार की जो फैक्ट्स हैं इनको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको करवाया था। आज की क्लास में मैं कुछ और आपको 10-15 महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने वाला हूं। एक छोटी सी क्लास रहने वाली है, उसमें मैं आपसे ये बात करूंगा कि जब इन जिलों का विभाजन हुआ है तो कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जिले हैं जो अब पहले किसी और जिले में हुआ करती और अब उनकी लोकेशन नए जिले में होगी, उनका एड्रेस नए जिले में होगा। तो उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि इस नक्शे में प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी बनाने वाला बना सकता है या कुछ आपको इस तरह के भी मिलेंगे। ठीक है, जिसमें इस प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे अगर आप सबसे पहले उत्तर उत्तर में अगर आप देखें राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, तो इसकी स्थिति अगर आप देखें, इसकी बाउंड्री को अगर आप देखें, देखिए मैंने जहां मार्कर घुमाया है वो ये श्री गंगानगर जिला है और इसकी इस प्रकार की स्थिति है। देखिए आप एकदम डमरू की तरह हो गया अभी। ठीक है, तो जिस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो जिला है उसकी आकृति डमरू की तरह की है। ठीक है, तो सबसे ऊपर डमरू। ठीक है, भगवान शिव का वाद्य यंत्र, उनके हाथ में हमेशा डमरू। भगवान शिव कहाँ थे? सबसे ऊपर कैलाश पर्वत पर। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर जो जिला है, सबसे उत्तर में जो जिला है, ठीक है, उसकी स्थिति डमरू के आकार की है। तो इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही इस मैप में मुझे दिख गया तो वो फैक्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, तो उन्हीं को हम लेकर के और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ और जयसमंद झील के बारे में बात करते हैं। जयसमंद झील, इसके बारे में क्यों बात की जा रही है? क्योंकि पहले ये झील की जो लोकेशन है वो हुआ करती थी उदयपुर में, अब ये झील होगी सलूम्बर जिले में। तो एड्रेस बदल गया है, सलूम्बर में है। जयसमंद झील के बारे में हमें सबको पता है। जयसमंद झील का निर्माण 1685 से लेकर 85 से 1691 के बीच राणा जयसिंह के दौरान करवाया गया था। राणा जयसिंह। ठीक है, हालांकि इनको तो जब झीलें डिटेल से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये नाम अब का एड्रेस बदल गया है, ये उदयपुर से सलूम्बर जिले में आ गई है, तो मैंने आपको बता दिया तो हमें याद रहेगा, अलग से पढ़ा इसलिए। तो 1685 से लेकर 1691 में इस दौरान इस झील का निर्माण किया गया, राणा जयसिंह के द्वारा किया गया, इसलिए जयसिंह से ही इसका नाम जयसमंद पड़ा है। साथ में हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, पहले नंबर की, फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी कृत्रिम झीलें हैं, यानी कि जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया, तो उन झीलों में विश्व की, पूरे विश्व की मीठे पानी की झीलों में, कृत्रिम झीलों में पूरे विश्व की ये सेकंड नंबर की झील है। ठीक है, और इसी झील को ढेबर झील भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जिसका नाम ढेबर झील था, जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील थी। ठीक है, जो विश्व की कृत्रिम झीलों में दूसरे नंबर की झील थी मीठे पानी में, उस झील का एड्रेस अब बदल गया है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये गोमती नदी पर, गोमती नदी के पानी को रोक करके इसको बनाया गया था। ठीक है, तो नदी का नाम भी याद रखेंगे, गोमती। एड्रेस अब इसका बदल गया है। तो जयसमंद झील के बारे में ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। एक और झील पचपदरा के बारे में बात कर लेते हैं। पचपदरा बाड़मेर जिले से इसका अब तक संबंध हुआ करता था, खारे पानी की झील है।
बाड़मेर जिले में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब इसका एड्रेस भी बदल गया है और अब ये बाड़मेर के स्थान पर अब ये हो गई है बालोतरा में। तो इसको हम अब बालोतरा जिले के नाम से याद रखेंगे। खारे पानी की झील है, ठीक है। इसके साथ में एक और जिस जिले में, या हम कहते हैं कि काफ़ी संख्या में झीलें थी, नागौर, ठीक है। खारे पानी की झीलें काफ़ी संख्या में हुआ करती थी। अब उस नागौर से जब डीडवाना कुचामन अलग से जिला बना दिया गया है, तो अगर आप एक डेगाना को छोड़ दो, ठीक है, अगर आप एक डेगाना इस झील को अगर आप छोड़ दो, तो बाकी जो सारी जितनी भी जो सभी खारे पानी की झीलें हैं, सभी खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें अब वो कहाँ चली गई है? अब वो चली गई है डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन। तो खारे पानी की झीलों का जो ताज था वो अब इससे छिन गया है, यानी कि नागौर जिले से छिन गया है और अब वो हो गया है डेगाना में। इसके साथ में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक दो नदियों के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं उनके बारे में क्या खास बात है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, या चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बनास के बारे में, ठीक है। देखिए बनास, जिसको वन की आशा कहा जाता है, इसका उपनाम है वन की आशा, या इसको कुछ जगह पर इसका नाम मिलता है वर्णाशा, वर्णाशा ये नाम भी मिलता है, ठीक है। इसका उद्गम राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से होता है और 6 जिलों में इसका बहाव पहले था। वो जिले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसमें बदलाव देखेंगे, राजसमंद, ठीक है, और उसके अलावा चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा, ठीक है। ये 3 जिले तो कौन से हैं? 3 जिले जिनको हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो, यही वो 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सॉरी राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जिनका कुछ भाग इनके मुख्य भूमि से अलग है। एक अलग से पॉइंट के रूप में बताया था, इनकी मुख्य भूमि एक जगह पर है और इनका कुछ हिस्सा अलग जगह पर है, जैसे कि कोटा के लिए रावत भाटा वाला हिस्सा अलग है, वो अलग से है। तो इसलिए जहाँ से चंबल नदी एंटर करती है और आगे जाकर के रावत भाटा में राजस्थान का एटॉमिक एनर्जी सेंटर जहाँ पर लगाया गया है, परमाणु संयंत्र जो जहाँ से बिजली बनाई जाती है वो लगाया गया है। इसलिए कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में पहले था इस रावत भाटा को कोटा जिले में बता दिया गया था, जबकि वो चित्तौड़गढ़ जिले का ही अलग से एक भाग है, ठीक है। तो ये जगह राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये वो 3 जिले जिनका कुछ हिस्सा मुख्य भूमि से अलग है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जिले हैं जो कि मेवाड़ में पड़ते हैं। तो 3 जिले तो ये थे इसके भाव के। इसके अलावा अगर हम आते हैं तो फिर आता है अजमेर, अजमेर, लेकिन अब अजमेर नहीं रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में जाकर के ही ये नदी आगे जाकर के और रामेश्वर नामक स्थान के पास में ये चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहां से कौन बाहर निकल गया है, तो यहां से बाहर निकल गया है अजमेर, ठीक है, अजमेर बाहर निकल गया यहां से, ठीक है। और इसी के साथ में हम एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा कि इसी बनास नदी के ऊपर, ठीक है, इसी बनास नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है बीसलपुर बांध, ठीक है, बीसलपुर बांध। और ये बीसलपुर बांध टोडा राइजिंग नामक जो इसकी बड़ी जगह थी, इसके पास में ही बनाया गया था, राजमहल जो गांव है उसके पास में ही बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पर बनास, खारी और डाई 3 नदियों का संगम है, उस संगम के थोड़ा सा आगे एक पहाड़ी है, उसका जो संकरा क्षेत्र है उस जगह पर इसको बनाया गया है, बनास को रोक करके। बीसलपुर बांध जो अब तक टोंक जिले में हुआ करता था, ठीक है, अब टोडा राइसिंग जो है उसको केकड़ी जिले में शामिल कर लिया गया है। तो अब ये जो बांध है जिसकी लोकेशन पहले, जिस बीसलपुर बांध की लोकेशन पहले टोंक जिले में हुआ करती थी, अब वो इसकी लोकेशन टोंक जिले में नहीं रहेगी और अब ये कहाँ पर होगा, तो बीसलपुर बांध का नया एड्रेस होगा अब केकड़ी जिला,
ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता है बीसलपुर बांध पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 39 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, यानी कि ऊंचाई अगर इस बांध की अगर हम ले ले तो। और जो इसका जो गेज है वो कई बार आता है 314 315 मीटर के आसपास है, लेकिन वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। अगर हम उस बांध की अगर ऊंचाई वैसे बात करें तो वो लगभग 39 मीटर के आसपास है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके पहले फेज में अजमेर को पानी दिया जाता है, दिए जाने के लिए प्रस्तावित हुआ था। उसके बाद में अब जयपुर जिले को भी इसमें पानी दिया जाता है, और पेयजल के लिए, पीने के लिए। और इसके अलावा जब इसमें जो गेज है इसका लगभग वो 312 मीटर के ऊपर होता है, तो सिंचाई के लिए अलग से टोंक में भी पानी दिया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो बनास के नाम से यहाँ पर, तो जो बीसलपुर बांध जिसको हम पहले टोंक जिले में पढ़ते थे, अब उसको हम केकड़ी जिले में पढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ बातें और यहाँ से हम देख लेते हैं, और क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, एक यहीं पर अगर नदी की बात चली है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं लूनी नदी को। लूनी नदी, ठीक है, इसका उद्गम हम सभी को पता है। उद्गम का उद्गम है नागपहाड़ अजमेर, नागपहाड़ अजमेर। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम है। इस बार अजमेर में अच्छी खासी बारिश हुई है। जब बिपरजोय चक्रवात की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लेकर के बहुत अच्छी बारिश हुई है, एक लंबे समय के बाद। ठीक है, लगभग 30-40 वर्ष का समय निकल गया, उसके बाद में अच्छी बारिश हुई है। इसलिए इस बार जब नागपाड़ पर अच्छी खासी बारिश हुई, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जब नागपाड़ पर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर बाढ़ कहाँ पर आती है। क्योंकि नागपाड़ पर मूसलाधार बारिश होती है तो उसका पानी जो है वो आता है आना सागर झील में, और आना सागर झील जो है उसकी चादर चलती है। फिर उसके बाद में ये पानी गोविंदगढ़ होकर के और लूनी नदी के नाम से आगे चलता है, और फिर ये आगे जाकर के बालोतरा, बाड़मेर और उस तरफ जाती है, और उसके बाद में कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम नागपाड़ से है। पहले इसका जो बहाव की अगर हम बात करें तो पहले इसका बहाव अजमेर, इसके अलावा पाली, के अलावा हो जाएगा अजमेर, पाली, नागौर। ठीक है, और इसके अलावा हो जाएगा इसमें जोधपुर। ठीक है, एक इसमें हो जाएगा, ठीक है, जालोर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, और एक जिला और जिसमें हो जाएगा बाड़मेर। इन जिलों से इस नदी का बहाव था। तो देखिए अब पाली जिले का एक हिस्सा अब और अजमेर जिले का कुछ हिस्सा जब नया जिला ब्यावर बना दिया गया उसमें शामिल हो गया, तो पाली जिले से इसका बहाव नहीं है। और साथ में ही जालोर जिले से भी इसका बहाव अब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा नया, यहाँ पर जिला आ जाएगा ब्यावर। ठीक है, और यहाँ पर जालोर के स्थान पर हम अब पढ़ने वाले हैं सांचौर को। तो 6 जिलों में इसका भाव है। इससे पहले वाली जो बनास नदी देखी थी उसका भी 6 जिलों में भाव है। जब हम चंबल नदी को पढ़ेंगे तो उसका बहाव भी राजस्थान में 6 जिलों में है। तो 3 प्रमुख नदियां और तीनों का 6-6 जिलों से बहाव। अब इसमें 2 परिवर्तन हो गए। अब ये पाली में इसका भाव नहीं रहेगा, वो रहेगा ब्यावर में, और यहाँ पर इसका जालोर में भाव नहीं रहेगा, और इसका भाव क्षेत्र अब आ जाएगा, नदी वहीं पर है लेकिन चूंकि वो जगह जहाँ से ये प्रवाहित होती है वो जगह अब सांचौर में आने के कारण इसका सांचौर में भाव हो जाएगा। बाकी जिलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो लूनी नदी का जो बहाव है उसमें परिवर्तन हुआ। इसके अलावा एक और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, एक पठार जिसके बारे में पहले सवाल पूछा गया है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जिसको पहले हम उदयपुर में पढ़ते थे, अब ये आ गया है सलूम्बर में। और ये सलूम्बर जिसको उदयपुर में से अलग किया गया, इससे पहले हमने जैसलमेर झील के बारे में पढ़ा जो पहले उदयपुर में हुआ करती थी और अब वो सलूम्बर में है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही जगह के नक्शे में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और अब ये दोनों उदयपुर के स्थान पर अब इनका जो जिला है वो सलूम्बर लगेगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक चीज और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे खेतड़ी, इसके बारे में कई बार प्रश्न आए हैं। खेतड़ी तांबा के उत्खनन के लिए फेमस है। तांबा हड़प्पा काल से यहाँ पर तांबा निकाला जा रहा है। ठीक है, इतना तांबा है जिसको पहले झुंझुनू में पढ़ा जाता था,
और अब इसका नया एड्रेस हो गया है नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में से अलग हुआ है, और इसको जब हम और सीमाओं के साथ में देखेंगे तब पढ़ेंगे। नीम का थाना जो है उसकी सीमा यहाँ पर हरियाणा के साथ में लगती है, तो उसमें भी पढ़ा जाएगा। अब सीकर की नहीं लगेगी, तो सीकर जो है अब अंतर्वर्ती जिला हो गया। नीम का थाना जो है वो अलग बनने से अब वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित एक जिला हो गया। तो ये कुछ यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। इसके अलावा एक और जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे शेखावाटी की जब बात आती है, शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं शेखावाटी में, तो हम पढ़ते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू तीन को पढ़ा जाता था, क्योंकि सीकर में से ही अब नीम का थाना बड़ा हिस्सा इसका यहाँ से अलग हुआ है। अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक और चीज, नीम का थाना। ठीक है, तो अब इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ दादू संप्रदाय के बारे में। दादू संप्रदाय जो है इनकी प्रमुख पीठ इनकी वो कहाँ पर है, तो वो जगह है नारायणा। नारायणा या नरेना भी नाम मिलता है, नरेना। ठीक, ये पहले हुआ करती थी जयपुर जिले में, और अब ये हो जाएगी जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है जयपुर ग्रामीण, इसका अब नया एड्रेस होगा दादू संप्रदाय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेवात क्षेत्र की जब बात आती है, मेवात, तो इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें अलवर, भरतपुर, इसके अलावा अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड, और इसके अलावा बस खेरथल और तिजारा। खेरथल, तिजारा। ठीक है, तो मेवात क्षेत्र में अब इन सबको हम पढ़ेंगे, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल और तिजारा। इसी प्रकार से जब मत्स्य संघ की बात आती है, मत्स्य संघ, तो इसमें पहले एक फॉर्मूला हुआ करता था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ABCD के नाम से पढ़ते थे इसको। अब इसमें ABCD में आप कोटपुतली, कोटपुतली और दीघ को और शामिल कर लें। ठीक है, तो ABCD में कोटपुतली और दीघ। तो मेवात में नया परिवर्तन, मत्स्य संघ, इसमें भी थोड़ी कुछ बातें नई। इसके अलावा और पढ़ेंगे, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप पाली संभाग को देखो, क्योंकि पाली नया संभाग बनाया गया है, तो पाली संभाग जो है वो ऐसा संभाग है जो पाली संभाग एकमात्र जोधपुर संभाग को तोड़ करके अलग बनाया गया है। एकमात्र जोधपुर संभाग से बनाया गया है। ठीक है, तो 3 नए संभाग हमारे बनाए हुए हैं, तो उसमें पाली संभाग के बारे में ये कुछ खास बातें। इसके अलावा और अगर आप देखें तो बर और शिवपुर, बर और शिवपुर घाट दर्रे, इनका एड्रेस भी बदल गया है। पहले इनको हम पढ़ते थे अजमेर में, अब नया जिला बन गया है ब्यावर। तो अब ये जिले आ जाएंगे, सॉरी, अब ये जो दर्रे हैं, हाँ, इनको अब पढ़ा जाएगा ब्यावर जिले में।
ठीक है। तो इस प्रकार से कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में हमने कुल मिलाकर के लगभग 30 ऐसे फैक्ट्स देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। और इसी प्रकार के आगे जो भी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें होगी जहाँ पर जिलों की बात होगी, जैसे मान लीजिए भौतिक विभाग हम पढ़ेंगे, या हम खनिजों का वितरण पढ़ेंगे, हम पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम पेयजल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सारे परिवर्तन केवल अगर हम लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल इन सब की अगर बातें छोड़ दें, क्योंकि उनके ऑथेंटिक आंकड़े हमारे पास में नहीं आएंगे, लेकिन जहां जहां से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को देखते हुए और इसमें नए जिलों को ऐड करते हुए, जिन चीज़ों को घटाना है उनको घटाते हुए, बिल्कुल अद्यतन, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सामग्री आपको हमारे यहाँ पर चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ये जानकारी और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।